नमस्कार, स्वागत है आपका अमृत महोत्सव की इस खास पेशकश में, जहां हम ऐसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो इस आज़ादी के महोत्सव के, इस आज़ादी के विकास की इस पूरी जर्नी के हस्ताक्षर रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ देश को बनते हुए देखा है बल्कि उसके हिस्सेदार भी रहे हैं। तो उनके ज़रिए, उनके नज़रिए से अगर हम इस देश की तरक्की को समझें तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। आज के हमारे खास मेहमान हैं वल्लभ भंसाली जी, जो इनाम ग्रुप के चेयरमैन हैं, मार्केट और इकोनॉमी के बहुत बड़े जानकार हैं। लेकिन इतना परिचय बड़ा रूटीन है, चूँकि मुंबई में रहते हैं। वल्लभ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा आनंद का विषय है और आनंद का क्षण है ये। तो चूँकि मुंबई कहते हैं कि सपनों का शहर है, बहुत ही प्रोफेशनल शहर है, माया नगरी है, यहाँ लोग आके अपनी किस्मत बदल लेते हैं। बॉलीवुड भी है यहाँ पे, उसमें भी बहुत सारे लोग आते हैं, रोज़ लाखों स्ट्रगलर्स, और उसमें से कोई एक सुपरस्टार, मेगा स्टार बनता है। तो बॉलीवुड का बड़ा असर होता है, लोग म्यूज़िक के ज़रिए, फिल्मों के ज़रिए बड़ा सीखते हैं। मैंने भी वेदांत के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी से पूछा तो उन्होंने कहा मैं तो शुरू में लगा मैं तो हीरो ही बन जाऊं, फिर लेकिन मैं बिजनेस में चला गया। तो बॉलीवुड का असर आपके ऊपर भी होगा सर? म्यूज़िक वगैरह पसंद है? कोई गाना गुनगुना सकते हैं? आपने क्योंकि बम्बई की बात की, तो अगर बम्बई की आत्मा की पहचान करानी हो तो एक फिल्म का गाना है, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दांव लगा ले। जो बम्बई की पहचान है वो तदबीर की पहचान है, एटीट्यूड की पहचान है, पॉजिटिव एटीट्यूड की पहचान है, अपने पे भरोसे की पहचान है। और यही पहचान आज भारत की बन चुकी है और यही हमारा भविष्य है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग आपने गुनगुनाया। इसी से मेरा फिर सवाल बनता है कि क्या ये जो खुद पे भरोसा और उससे फिर आप अपनी तकदीर बना लेते हैं, तो हिंदुस्तान ने अपनी तकदीर 75 सालों में कैसी लिखी है? देखिए, इसके कई चरण रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि हमारे नेतृत्व के दो रूप रहे हैं। कुछ लोग बड़े जानकार थे, लेकिन भारत को एक गरीब देश की तरह देखा उन्होंने, इसकी गरीबी को दूर करने की कोशिश की। कुछ लोग ऐसे थे जिनको भारत में बड़ा विश्वास था कि ये गरीब है, लेकिन इसे लाचार होने की जरूरत नहीं है, तो इसे दाव लगा ना दिया जाए। तो अगर आप देखेंगे कि जब से हमने भारत को एक दाव लगाने का मौका दिया, ये पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब जब हमने इसे गरीब के रूप में देखा कि इसको रोटी का टुकड़ा दे दूं, इसको ऐसे दे दूं, तब तब ये पिछड़ा है। अब जो वातावरण आया है जिसमें कि सही आज़ादी खिलते जा रही है, अभी भी मैं नहीं मानता कि हमारी आज़ादी पूर्ण हुई। जैसे राजनीतिक आज़ादी तो हमको 1947 में मिली, 1991 में आर्थिक आज़ादी मिलने लगी, एक बहुत बड़ा चरण आया। लेकिन उस समय भी मैं आपको एक उदाहरण दूं, आपको याद होगा कि जब पेप्सी भारत में बहुत साल तक तो बेचारी एंटर नहीं कर सकी, जब एंटर की तब भी उसे लहर पेप्सी के नाम से आना पड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लहर पेप्सी। तो उस समय भी आर्थिक आज़ादी नहीं थी कि दुनिया इंटरनेशनल ब्रांड को भी किसी आदमी ने कह दिया, इसके सामने लहर लगा दे, तो किसी को लगाना पड़ा। तो आप ये सोचिए कि आज़ादी कितनी बड़ी चीज़ होती है और कितनी उसमें बाधाएं आती है कि पेप्सी को भी लहर के साथ आना पड़ा। वो लहरें अब पॉजिटिव लहरें आ रही है कि आपके अंदर जो दाव लगाने की बात है, वो छोटे से छोटा आदमी दाव लगा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ और बहुत ही प्रेरणादायक उदाहरण है। अभी हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसे ऐसे खेलों में भारत को आगे आते देखा जहाँ हमारी कोई अपेक्षा नहीं थी। वो हर एक स्पोर्ट्समैन की कहानी, हर एक एथलीट की कहानी आप देखेंगे तो वो बड़े कोई छोटे कस्बे से, गांव से, ट्राइबल से आए हुए लोग हैं। ये उनका सपना जाग रहा है, ये उनकी तदबीर बदल रही है। और ये कोई आसान, ये कोई ऊपर वाले बैठे किसी व्यक्ति ने डंडा फिरा दिया और ये ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये कुछ नेतृत्व है जो इस हमारे लोगों के अंदर रही हुई शक्ति को पहचान के उनको एक मौका दे रहे हैं, और वो शक्ति को बाहर निकालने के लिए क्या किया जाना चाहिए उसकी ठीक से समझ है। तो ये जो परिवर्तन है ना, ये परिवर्तन हर किसी का खेल नहीं है, क्योंकि जो दिखता है हम उसी के हिसाब से भविष्य की कल्पना करते हैं। कम नेता ऐसे होते हैं जो संभावनाओं को देख के परिवर्तन को प्लान करते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि अभी
एक भारत जो कि दुनिया में सबसे समृद्ध देश में से एक था, अगर सबसे समृद्ध, और विचारों में तो सबसे समृद्ध था और आज भी वापस निखर के आएगा। जब हम उस समृद्धि को देखकर इस परिवर्तन को प्लान करते हैं तो हमारी जो संभावनाएं हैं वो अधिकांश लोगों की कल्पना के बाहर की विषय। तो मैं 30 साल से उस संभावनाओं को जानता रहा हूँ, उसके प्रति काम करता रहा हूँ। भारत के अंदर कई कंपनियों के निर्माण के अंदर हमें एक योगदान देने का मौका मिला, कई नीतियों के अंदर योगदान देने का मौका मिला। और आज बहुत खुशी की बात है कि हम ऐसे मुकाम पर खड़े हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो भारतवर्ष जो रहा है वो चक्रवर्ती सम्राटों का देश रहा है। तो अब मैं आपको एक अलग परिप्रेक्ष्य में बात कहूँ कि सबसे मुख्य बात तो आज़ादी होती है। आर्थिक आज़ादी जैसे जैसे बढ़ेगी और भी हमारी आज़ादी के अंदर कई रुकावटें हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, हमारी जुडिशरी कैसी है। ये दो बहुत बड़े स्तंभ हैं आज़ादी का संभावनाओं को मुखर करने के लिए। लेकिन आज़ादी तो दुनिया में कई देशों को मिली है, तो लेकिन वो क्यों नहीं आगे बढ़ सके? ये प्रश्न बहुत अहम प्रश्न है। वो क्यों नहीं बढ़ सके कि केवल आज़ादी, एक मूर्ख आदमी उसको आज़ादी मिल भी गई तो क्या करेगा, और एक समझदार आदमी है। हमने हमारे यही देख लिया नेतृत्व के अंदर कितने कितने रूप होते हैं कि अगर समर्थ है नेता तो उसको नेतृत्व मिलेगा तो वो कुछ करेगा। अगर जोड़ तोड़ के कोई बन भी गया तो कुछ होता नहीं है। वैसे जिनकी जोड़ तोड़ की आज़ादी, संयोग से आज़ादी मिल गई, वो देश अपनी आज़ादी को भी नहीं बचा पाते। हमारी जो संस्कृति है ये हमारी सबसे बड़ी समृद्धि है। तो ये क्योंकि बचपन से लोग जो गणित, विज्ञान, संगीत, अध्यात्म, समाजशास्त्र कहानियों के रूप में सुनते आ रहे थे, लेकिन दो बातें हमारे देश को रोक के रखी हुई थी। एक तो हमारे यहाँ उस व्यक्ति का सम्मान नहीं था। हमें उसे गरीब, पिछड़ा हुआ और अंधविश्वास में डूबा हुआ व्यक्ति मानकर हमने कई दशक निकाल दिए। अब हम उसका सम्मान कर रहे हैं। नहीं, तेरी अपनी संस्कृति है। ये जो सम्मान होता है ना, तो आदमी की छाती खुल जाती है। लेकिन फिर भी भूखे पेट भजन नहीं गोपाला। तो ये जो आज ये बात हो रही है कि हर व्यक्ति को खाना मिल रहा है, घर मिल रहा है, उसका शौचालय मिल रहा है, अब उसको नल का जल मिलेगा, ऐसी जो बातें मिल रही है उसे एक सुकून आ रही है। तो ये, और मैं संस्कृति की बात, आपका पास कोई प्रश्न सुन लेता हूँ, इसके बाद में आगे बात करें। सर, ये जो अभी आपने बहुत बड़ी बात कही कि लिबरेशन आदमी को मिला और उसके अंदर एक सिक्योरिटी की फीलिंग आई, जैसे फूड सिक्योरिटी हमने हासिल कर ली और बहुत दिशाओं में लोगों को अब ये सोचने की आज़ादी हो गई है। इंटरनेट का ज़माना है तो लोग अपने आप पढ़ समझ लेते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। इस बुनियाद पे जो हम आगे का भविष्य देखना चाहते हैं या हम कल्पना कर रहे हैं, और हम जैसे हम बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान यहाँ से अब कोई रोक नहीं सकता है, ब्रेकआउट नेशन बन चुका है, वो जो कुछ 2-3 आप ग्रीन शूट्स देख रहे हो वो हमें बताइए। देखिए कि हम जब गरीब थे तब भी हम स्पेस की सोचते थे, हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के सोचते थे। आज बहुत कम देश है दुनिया के अंदर जो कि पहले तो सॉफ्टवेयर के अंदर है, तो दुनिया को सॉफ्टवेयर चलाता है। तो दुनिया कैसे चलती है भारतीय बहुत अच्छे से जानते हैं, आज की दुनिया कैसे चलती है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पंडित नेहरू ने जो वैज्ञानिक एक फाउंडेशन बनाई थी और इंजीनियरिंग की जो फाउंडेशन बनाई थी, उसके बाद में मारुति का जो रिवोल्यूशन हुआ, तो इसका एक हैवी इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इंजीनियरिंग, उसका बड़ा वक्त आएगा। जैसे दुनिया अब चाइना +1 करना चाहेगी, और वो केवल जियोपॉलिटिक्स से नहीं, वैसे भी ज़रूरी था। तो इंडिया के अंदर ये सारी जो कैपेबिलिटीज़ थी, आज हमारे मंदिरों में जो दिखती है, हमारे पुरानी चीज़ों में दिखती है, तो हमारे अंदर ये गुण भरा हुआ था। तो ये सब अब उभर मुखर के आने वाला है। हमारे यहाँ वैसे ही केमिस्ट्री की बड़ा ज्ञान था। आज हमारी केमिकल कंपनियां, मैं नाम तो क्या गिनाऊं, लेकिन केमिकल कंपनियों के दाम क्या हो रहे हैं। तो ये जो केमिकल कैपेबिलिटी है वो फार्मास्यूटिकल के अंदर भी मैनिफेस्ट हो रही दिखती है। तो ये केमिकल और फार्मास्यूटिकल और हमारी एजुकेशन कैपेबिलिटी कि हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स वो दुनिया में छाए हुए हैं।
लेकिन आज हमारे यहाँ वो जो वहाँ काम $500 में करता है, वो बेचारा यहाँ काम 5,000 में करता है। आज अगले 10-15 साल के अंदर अगर हमने इन आर्थिक आज़ादियों को हमने वाकई बढ़ाया, हमको ये जो रिफॉर्म करने चाहिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज़ ऑफ लाइफ है, अगर ये हमने रिफॉर्म किए, पुलिस रिफॉर्म्स, जुडिशरी रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, और इस व्यक्ति को आगे रखा, अरे इस देश में बहुत कम देश हैं जिनके पास सुविधाएं हैं, सुरक्षा है, लेकिन संस्कृति नहीं है। हमारे पास जो सबसे वैल्यूएबल है वो संस्कृति है, लेकिन सुविधा, सुरक्षा और एक न्यूनतम संपन्नता के बिना उस संस्कृति का मोल नहीं होता। तो ये जैसे जैसे बकेट्स भरेगी तो आप ये देखोगे कि ये सारी बातें जुड़ जाएगी कि स्पेस कैपेबिलिटी व्यक्ति के जीवन के अंदर किस तरह काम आएगी। सर, एक बड़ी दिलचस्प बात आपकी बात से निकल के आ रही है कि अब तक जो हमने किया तो एक भारत और एक इंडिया क्रिएट हो गया था, लेकिन अब वो बहुत तेज़ी से मिट रहा है और उसमें नेतृत्व क्षमता, विज़न, आगे कैसे देश को ले जाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। चूँकि मुंबई का बार बार रेफरेंस मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस शहर में बहुत ही गजब की चीज़ें देखने को मिलती हैं, एकदम बदल जाती हैं। तो आपने ये बदलते हुए जो दौर देखा, उसमें वो अंतर आपको अभी भी दिखता है कि अगले कुछ सालों में बिल्कुल ख़त्म होता हुआ दिखेगा? बिल्कुल दिखता है। बम्बई का एक भिखारी को भी आप देखोगे तो आज वो बदला हुआ दिखता है। एक तो भिखारी कम दिखेंगे आपको, और दिखेंगे वो बदले हुए दिखेंगे। तो ये जो बदलाव है कि किस तरह हम स्वच्छता में, किस तरह स्वतंत्रता में, किस तरह एक दूसरे व्यक्ति के प्रति सम्मान के अंदर, ये जो बातें हम बम्बई के अंदर देखते हैं वो तो बहुत ही बेहतरीन है। आप कोई मॉल में चले जाइए, मैंने इस पूरे मॉल कल्चर के साथ में जुड़ा हुआ भी था और मॉल को बनते देखने और रिटेल रिवोल्यूशन के साथ पहले दिन से जुड़ा था। तो आज आप देखेंगे कि मॉल में जाइए आप, तो सब लोग करीब करीब एक ही किस्म की ड्रेसिंग करते हैं। वो कोई है, उसका किसी की शॉर्ट्स का दाम 500 रुपया होगा, किसी का 5,000 होगा, लेकिन होगा एक जैसा। बम्बई ऐसा नहीं था। बम्बई में सेठ अलग दिखता था, वो दूसरा अलग दिखता था। अब हम सब एक जैसे थे, सबके सपने एक जैसे होने लगे हैं। तो ये जो समाज बनता है ऐसा, वो समाज बिल्कुल अलग बनेगा। और ये समाज कितने जो केवल भौतिकवाद में चले जाते हैं, वे डूब जाते हैं। वो हम देख रहे हैं कि दुनिया की एक बहुत ही दुखद मिनिस्ट्री है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस। तो भारत की जो संस्कृति वो हमको बचाएगी, वो पूरी दुनिया को बचाएगी। अच्छा, ये जो मुंबई वाला हमने उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि ये हमारा सबसे कॉस्मो शहर है। क्या ऐसा ही आपको किसी और शहर में जब आप जाते हैं तो दिखता है कि सबके सपने भी एक जैसे हो गए हैं, सबकी ड्रेसिंग एक जैसी है, सबकी सोच लगभग एक जैसी, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, या फिर ये सिर्फ बड़े शहरों तक रह गया है? मैं अभी कुछ वक्त पहले वाराणसी गया था। कैसा लगा? क्वेटो वाराणसी में अभी चुनाव के रिजल्ट आने बाकी थे, तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग माहौल था। तो वाराणसी का एक जो ट्रेडिशनल व्यक्ति था, उससे जो बातें करने का, ऐसे मैंने तमाम लोगों से बातें की। अब वो लोग बातें संस्कृति के साथ विकास की करते हैं। पहले संस्कृति की बात होती थी वाराणसी में, अब वो हर आदमी विकास में लगा हुआ है। तो ये जो बात है, क्योंकि बम्बई के अंदर ये कितनी जो मॉडर्न, बम्बई के अंदर एक बड़ा एडवांटेज था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एक सिविलाइजेशन था जो कि थोथा था, लेकिन वही उसी का बोलबाला पूरे विश्व में था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो जितने पैरामीटर्स है वो सब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से निकले हुए पैरामीटर्स थे। तो वो जहाँ नहीं पहुँचा था वहाँ पे लोग बहुत दबे हुए थे क्योंकि उन्हें उसके अंदर वो शरीक नहीं हो सके। अब लेकिन ये जैसे बातें बदल रही है और वो थोड़ा उन्हें संपन्नता मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, तो सबको वो सपने दिखने लग गए। पहले वाराणसी से जो मुंबई आता था तो बदलता था, अब वाराणसी में रहते हुए भी वो मुंबई के सपने देख रहा है। ये बड़े चेंज, ये बात हो रही है, ये शहर शहर में हो रही है। इक्विटी कल्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ साथ साथ चलते हैं। पिछले 2-3 सालों में तो मतलब एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसमें डेफिनेटली आप जैसे लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है कि लोगों को सिखाया कि कैसे आप वेल्थ क्रिएट करें।
क्या ये यहाँ से आगे जाते हुए आपको, मैं दोनों टर्म से पूछ रहा हूँ, इकॉनमी के लिए और वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या सबसे बड़े ट्रिगर होने वाले हैं? मेरे ख्याल से ट्रिगर्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं। 2 ट्रिगर्स हो गए कि इंटरनल चेंजेस के, ये जो डीबीटी और यूपीआई, आधार, जैम वगैरह जो कुछ हुआ है, तो एक बहुत बड़ी बुनियाद हमारे यहाँ हो गई है। और ये जो हमने बातें कर ली, एक एक्सटर्नल ट्रिगर हो गया। एक्सटर्नल ट्रिगर ये हुआ कि जो जियो पॉलिटिक्स थी हमारी, तो हम ही एक ऐसे देश थे जो कि एक विकासशील देश होते हुए भी इतनी लड़ाइयों से हम गुजरना पड़ा। हमारे ऐसे मित्र पड़ोसी हैं कि जिन्होंने हमें हमेशा जगाए रखा। लेकिन ये जो जियो पॉलिटिक्स सारी चेंज हो रही है, उसमें भारत के बड़े नए मित्र बन रहे हैं। तो चाहे 2 का साझा है, 4 का साझा है, 8 का साझा है, हर साझे में करीब करीब भारत को आज न्योता है। हम हर जगह नहीं पहुँचे हैं, लेकिन ये पहुँच रहे हैं। तो ये जो एक्सटर्नल एटीट्यूड टू इंडिया है कि इंडिया कैन नॉट बी इग्नोर्ड एनी मोर, सो पीपल वांट टू बी फ्रेंड विद इंडिया, पीपल वांट टू मेक इंडिया कस्टमर, अ सोर्स। तो ये जो बातें हो रही है, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा मौका है। और इस समय हमें एक एनर्जी की चिंता है, क्योंकि एनर्जी सफिशिएंसी भी नहीं है, ऑयल कुछ भी हमें परेशान कर सकता है। और दूसरा हमारे डिफेंस का खर्चा है। ये 2 छोड़ के बाकी हम सब आज कंट्रोल में हैं। और ये जो $600 बिलियन का रिजर्व है, ये हमें कुछ सुकून देता है कि ऑयल या बाहर की क्राइसिस आएगी तो हम उसे कर सकें। तो ये जो बाहर का मौका है, मैं कई सालों से बड़े दुख से देखता रहा कि किस तरह 1970 में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ दिया, टेक्सटाइल छोड़ दिया, एक डायमंड और सॉफ्टवेयर के छोड़ के हमने हर अपॉर्चुनिटी मिस की। और कोई वियतनाम, कोई बांग्लादेश, कोई चाइना, कोई ये सारे देश उस मौके को लेकर आगे बढ़ गए। आज इंडिया को तमाम मौके फिर से मिल रहे हैं, इसे हमें मिस नहीं करना। तो ये जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी आई है, हम केवल इंटरनल ग्रोथ के ऊपर ना लगकर ये एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी और इंटरनल ग्रोथ को दोनों का एक उसकी युति कराएं, उन दोनों को जोड़ दें। ऐसा हम आशा करते हैं कि हमारा नेतृत्व इसको कर पाएगा। तो अब तो एनर्जी में भी सर बड़ा काम हो रहा है, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन, इन सब पे बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का, रिन्यूएबल में बहुत फोकस कर रहे हैं। होप बनती है कि 10-15 साल में हम लोग थोड़ा सा रिलायंट हो जाएंगे। देखिए, इसके अंदर एक बात जरूर है कि उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसके अंदर जो लोहा लगता है, उसमें जो सीमेंट लगती है, उसके अंदर बनाने में भी जो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी फिर भी ट्रेडिशनल है। तो हमें ये सब तो करना ही है, क्योंकि हमें वो एनवायरनमेंट के हिसाब से करना है। लेकिन उसका जो बैलेंस है, वो अभी भी दुनिया ढूंढ रही है कि एक्चुअली व्हाट लीड्स टू व्हाट। बिना ट्रेडिशनल एनर्जी के क्या हम रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन भारत, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से हम आगे जा रहे हैं, तो हम ऐसी आशा कर सकते हैं कि इसको भी हम ठीक ढंग से कर पाएंगे। तो एनर्जी तो सफिशिएंसी होगी, लेकिन ये जो सारे मौके, बाहर के मौके हैं, तो उसके अंदर एक जो बड़ी आशा हमें दिख रही कि गवर्नमेंट ने बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी बनाई थी, वो ये है कि इंसेंटिव स्कीम जो लाए, प्रोडक्शन लिंक्ड PLI। तो वो PLI वो बेहतरीन, बिल्कुल ये सारी चीज़ों को जोड़ के PLI अभी तक चल रही है। तो जितनी रफ्तार से ये PLI चले, एक हमें और ज़रूरत है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की। तो उसके लिए हमें काफ़ी बाधाएं ये फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर आती है कि स्टेट का ज़मीन स्टेट के पास है, जगह स्टेट के पास है, किस तरह वो सेंटर से। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, तो आशा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के हिसाब से, जिस तरह PLI में सरकार और प्राइवेट इकट्ठे हो जाते हैं और बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आता है, वैसे स्टेट और सेंटर जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पे नीतियों का बड़ा ज़बरदस्त असर आता है। तो ये बातें हो, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। और इनएफिशिएंसीज अलाइव नहीं रहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो जो फॉलिंग बिटवीन द स्टूल्स है ना, वो नहीं रहना चाहिए। सर अच्छा, चूँकि आपने कभी सपने देखे होंगे जब आप यंग रहे, बहुत मेहनत कर रहे थे, चूँकि विजनरी थे आप, तो आज जहाँ पे हम खड़े, ये आपके सपनों से एकदम फिट बैठता है या थोड़ा सा कम है, या आपने एकदम अपोजिटली सोचा था कि नहीं आपने तो बहुत दूसरी दुनिया बननी चाहिए थी? सपने तो मैं आज भी देखता हूँ, और पहले से बड़े सपने देखता हूँ। अच्छा, आज के सपने बताइए। आज के सबसे बड़ा सपना क्या है? पहले मैं खुद के लिए सपने देखता था, जैसे जैसे बड़ा होता गया मैं देश और समाज के लिए देखते गया। आज तो मैं देश और समाज और विश्व के लिए बहुत बड़े सपने देखता हूँ, और मुझे बहुत आशा लगती है कि भारत की उसके अंदर बड़ी अहम भूमिका रहने वाली है। तो भारत किसी ने बनाया नहीं ना, प्रकृति का बालक है। मैंने एक सीरियल बनाया है
अच्छा। आप जरूर देखिए, 17 एपिसोड का सीरियल है कि भारत क्या है। विशुद्धि फिल्म्स नाम की यूट्यूब चैनल पे आपको ये सीरियल मिलेगा। तो ये भारत तो प्रकृति का बनाया हुआ है। ये जो हिमालय पर्वत है, ये जो पर्वत सागर है, जो नदियां हैं, इतनी दुनिया में किसी देश में इतनी वर्षा का पानी कहीं दुनिया के कोई देश में नहीं होता। अभी तो हमने उस पानी को यूज़ करना नहीं सीखा है। तो ये जो भारत है उसका बड़ा अहम रोल होने वाला है। विश्व है उसको एक नई संकल्पना करनी पड़ेगी। ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विदाउट अ सिविलाइजेशन, ये बात समझ में आ गई कि तो हम खाए जा रहे हैं, हमारी अकाउंटिंग गलत है कि पृथ्वी में से निकाल लिया, हवा में से निकाल लिया, हवा में जहर डाल दिया, उसकी अकाउंटिंग कहाँ है जीडीपी के अंदर। ये बात अब समझ में आ गई है। लोग कह नहीं पाएंगे, लेकिन जो समझदार लोग हैं उन्हें समझ में आ गई कि इससे हमें नया मॉडल ढूंढना चाहिए। वो मॉडल भारत के अंदर उसका एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। मैं वो सपना देखता हूँ। सर आप मतलब मार्केट इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फिर आपने एक सीरीज़ भी बनाई, फिल्में भी बनाई क्या? फिल्म भी बनाई थी। क्या ठीक है, ये तो क्या है कि हमें मौका मिला और ये भारत देश से इतना प्यार है क्योंकि भारत देश ने हमें इतना दिया है, तो ये उसका ऋण चुकाने के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूँ करता रहा। तो फिल्म बनाने का आइडिया इसलिए आया कि मेरे को फिल्म बनानी, या इसलिए थीम है तो मुझे उसको ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट करना है? क्या है कि मेरी एक कंपनी थी जो आज भी एनिमेशन एजुकेशन के अंदर टॉप कंपनी है। तो उस कंपनी के अंदर हमने एक रामायण बनाई थी। खैर मैं बहुत किस्मत वाला रहा हूँ कि जीवन में बहुत कुछ खेल खेलने का मौका मिला। क्या क्या है सर? कुछ इंटरेस्टिंग बताइए। नहीं, जैसे कि मैंने कई तमाम जात की कंपनियों को बैक किया। आपने बॉलीवुड की बात की, तो मैंने बॉलीवुड की कितनी कंपनियों के साथ काम किया, बॉलीवुड को बड़े नज़दीक से देखने का मौका मिला। तो टेक्नोलॉजी के अंदर मुझे मौका मिला, केमिकल कंपनियों के अंदर मौका मिला, सरकार की कंपनियों के साथ काम किया। हमारी यूनिवर्सिटी फ्लेम यूनिवर्सिटी बन रही है, ये कृष्णा का पगोड़ा बना, तो उसके अंदर भी मैं एक शुरू से जुड़ा हुआ था। आचार्य गोयनका के साथ काम करने का मौका मुझे मिला। तो न जाने कितने क्षेत्रों में अलग अलग काम करने का मौका मिला, विपश्यना साधना करने का मौका मिला, और आज मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो अथ से लेके इति तक कहीं न कहीं कोई न कोई हर क्षेत्र में अपना, हर बंदर पे मेरी नौका गई है। सबसे ज़्यादा आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आप एकदम खाली अपने घर पे बैठे हुए हैं? सुबह उठे मान लीजिए, या शाम को आप गए, एकदम पीसफुली बैठे हुए हैं, तो उसमें सबसे अच्छा क्या लगता है आपको करना? उस पीस को और गहराने का। कैसे करते हैं? मैं ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन। तो मेरे को सबसे प्रिय यही है कि मैं या तो ध्यान करूं या मेरा जीवन कैसे उपयोगी हो किसी के लिए। मेरे जीवन के ये दो ही भाग हैं कि मैं किस तरह और किसी के लिए उपयोगी हो सकूं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, यही फलसफा से जीते हैं। सर इसी थीम को गुनगुना दीजिए तो मैं शो समाप्त करूं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए ऐ दिल तू जी जमाने के लिए। तो बहुत किस्मत वाले हैं। सर नए ज़माने के गाने नहीं अच्छे लगते आपको? डिस्को और ये सब चलते रहते हैं, नए नए म्यूज़िक। मैं कम भी सुनता हूँ, कभी कभी सुनता हूँ तो बड़े अच्छे भी लगते हैं गाने। पर ये जो हमारे मंजिल जी मनीष या मनोज मुंतशिर क्या लिखते हैं, क्या गाने लिखते हैं। वो मिट्टी वाला गाना उनका बड़ा फेमस है। गाने लिखते हैं सब, वो भी बहुत अच्छे हैं। अब क्या है कि इतना सुनते नहीं है तो याद नहीं रहते। तो ये बिल्कुल नहीं है कि आज बहुत ही अच्छा लिखा जा रहा है, बहुत ही अच्छा गाया जा रहा है। तो हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत की और वल्लभ सर ने हमें ये बताया कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है देश के अंदर, और बहुत सारा काम ज़रूरी नहीं कि आपको दिखे सामने से सिस्टम में आके, लेकिन अलग अलग विविधताओं में अलग अलग कल्चरली बहुत काम हो रहा है, और वही इस देश की ताकत है जो अगले 25-50 सालों में हमें आगे ले जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी खूबी है इस देश की, मल्टीकल्चरल देश है हमारा, उसके हिसाब से। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हमारे साथ, और इस विज़न को हम समझने में सफल हुए। जो लोग ये देख रहे होंगे, जो नए लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसेस में हैं, मार्केट में हैं, उनको ये समझना चाहिए कि
वैल्यू क्रिएट करिए, आप वैल्यूएशन के पीछे मत भागिए, जो इस पूरी चर्चा का संदेश है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू।